गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास आपको ओरल क्वेश्चन होमवर्क मिले थे, राइट। आइए पहले हम उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन अ बैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आंसर विल बी नो। अगर वो बैलेंस्ड फोर्स है यानी कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है? 0। जब तक उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं करेगा उसके अंदर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, यानी कि उसका आंसर क्या है? नो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन? मान लीजिए ये इधर जा रहा है ऐसे धीरे धीरे और आपने पीछे से आके इसको धक्का मारा सेम डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सिंपल है, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड विल इंक्रीज, ये सिंबल इंक्रीज का है। आपका आंसर होगा स्पीड विल इंक्रीज। अब देखिए क्या दे रहा है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई टू फोर्सेस ऑफ 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी बना लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट, इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में। आप चाहें तो दोनों फोर्स को इधर लगा दीजिए या फिर आप चाहें तो दोनों फोर्स को इधर लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। आप ये नहीं करेंगे एक इधर से लगा दे, एक इधर से लगा दे, फिर तो वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो बताइए, अगर पहला 200 न्यूटन है तो दूसरा कितना दिया है? 300 न्यूटन। नेट फोर्स कितना लगेगा? हाँ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना सेम डायरेक्शन में, यानी कि 500 न्यूटन। इधर से भी करेंगे तो भी कितना आएगा? 500 न्यूटन ही आएगा, यानी कि आंसर क्या है? थर्ड का 500 न्यूटन। नेक्स्ट है, इफ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब एक ही बॉडी पे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, ऐसे ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। बहुत सिंपल है, आप बताइए जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा, मान लीजिए इधर का जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या करेगा? इन फोर्स को कैंसल आउट करेगा और इसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दैट द मूवमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जिधर ओवरऑल फोर्स ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसी में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन। अब इसको क्लियर नहीं हुआ है वो और एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि उसको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए यहाँ से एक फोर्स लगा 100 न्यूटन, दूसरा फोर्स लगा 200 न्यूटन, यहाँ से एक फोर्स लगा 50 न्यूटन, एक और फोर्स लगा दैट इज 40 न्यूटन, एक और फोर्स लगा दैट इज 60 न्यूटन। अब हमें देखना है कि एक्चुअली ये किधर जाएगा, बात यही करनी है ना। तो देखिए, हम रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले इस साइड का नेट फोर्स निकालेंगे। एक हम नया ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसमें बताएंगे इधर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों उसी साइड में लग रहे हैं, यानी कि इनको ऐड कर लेंगे। कितना हो गया? 300 न्यूटन राइट साइड की तरफ लग रहा है। अब ये तीनों एक तरफ लग रहे हैं, इनको भी सॉल्व कर लीजिए और एक बना लीजिए। ये टोटल कितना हो गया? 150 न्यूटन लेफ्ट साइड की तरफ। अब बताइए इस ऑब्जेक्ट पे किसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है? जो राइट साइड में लगाया जा रहा है वो या जो लेफ्ट साइड में लगाया जा रहा है वो? हाँ, जो राइट साइड की तरफ लगाया जा रहा है यानी कि 300 न्यूटन, इसकी फोर्स ज़्यादा है। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? इस साइड होगा। कितना होगा? 300 प्लस 150 या 300 माइनस 150? हाँ, 300 माइनस 150। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ये अपोजिट है। तो कितना आ जाएगा? 150 न्यूटन इस डायरेक्शन में। देखिए रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर आया? राइट साइड। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट भी किधर जाएगा? राइट साइड ही जाएगा। बात क्लियर है? तो वही पीछे वाले क्वेश्चन का यही आंसर था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? तो ऑब्जेक्ट हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में ही जाएगा। जिधर का नेट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेशर।
पहले डू यू नो देख लेते हैं क्या है। अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट देन अ ब्लंट नाइफ। आपने कभी फील किया है, जो शार्प नाइफ होता है एकदम पतला सा और ब्लंट नाइफ काफ़ी ठीक होता है, तो दोनों केस में जब किसी को काटना हो, किसी फ्रूट को, वेजिटेबल को काटना हो, तो उस केस में कौन सी नाइफ ज़्यादा तेज काम आती है? हाँ, शार्प नाइफ। और उसकी एरिया अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही थोड़ी सी होती है, बहुत ही थिन होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसकी एरिया कम होगी वो चीज़ें काटने में उतनी अच्छी होगी, कह सकते हैं नहीं? हाँ कह सकते हैं ना। लेकिन ये कैसा लॉजिक है, इसके पीछे कुछ और ही लॉजिक है। वो लॉजिक हमें तब क्लियर होगा जब हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। कौन सी टॉपिक? दैट इज प्रेशर। तो आइए पहले हम प्रेशर पढ़ते हैं, फिर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, हेडिंग आपने डाल दिया होगा प्रेशर। स्टार्ट करें। देखिए, हैव यू एवर नोटिस दैट अ न्यू शार्प ब्लेड गिव्स अ क्लोजर शेप? कभी आपने नोटिस किया है कि अगर नया शार्प ब्लेड है आपके पास तो वो क्या करता है, जो शेविंग होती है, जो आपके घर पे पापा या बड़े अंकल वगैरह जो लोग होंगे जो दाढ़ी बनाते हैं, उनकी शेविंग करने पे काफ़ी स्मूथनेस आता है, यानी कि वो आराम से हो जाता है। आप चाहें तो ये चीज़ अपने पापा से डिस्कस कर सकते हैं। अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग अ फ्रूट देन अ ब्लंट नाइफ। वैसे ही अगर आपके घर पे कुछ काटना है और आपके पास दो नाइफ है, एक शार्प एक ब्लंट है, तो शार्प नाइफ से इजीली कट हो जाता है। When you stand on a mattress, it sinks much deeper than when you lie down on it. जब आप गद्दे पर सोते हैं, अब तो गद्दा बनाना पड़ेगा। देखिए, मेरी ड्राइंग तो वैसे बहुत ख़राब है, बट हाँ आप लोग समझ सकते हैं। ये बन गया आपका गद्दा, इसके लेग भी होंगे ना, ये बना लिया आपने लेग, ठीक है। अब देखिए, जब आप इस गद्दे पे सोते हैं, मान लीजिए ये कोई है जो यहाँ पर आकर सोया हुआ है, ठीक है। जब ये इंसान सोया तो ये देखा गया कि ये जो मैट्रेस था, गद्दा, वो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि मैट्रेस थोड़ा सा दब जाता है कंफर्ट के लिए, होता है ना। अब क्या हुआ, ये नाराज़ हो गया। कौन? यही भाई साहब, ये नाराज़ हो गए। अब ये कहा कि हम खड़ा हो गए, और वो ये नाराज़ होके एकदम से इसी पे खड़े हो गया। लेकिन जब ये खड़ा हुआ तो देखा गया कि जो मैट्रेस है वो इतना दब गया। ध्यान से देखिए, पहले मैट्रेस इतना ही दबा हुआ था, लेकिन जब ये खड़ा हुआ तो मैट्रेस इतना दब गया। यहाँ भी मैटर को समझ में नहीं आया। जब सोया था तो जितनी मास रही होगी उसके वजन रहा होगा, ये खड़ा हुआ तो भी तो वजन उतना ही था। क्या वजन में कोई चेंज आया होगा? नहीं। तो फिर यहाँ इतना कम और यहाँ इतना ज़्यादा क्यों? हाँ, यानी कि यहाँ भी कुछ लॉजिक एरिया का है। ध्यान से देखिए, जब ये खड़ा हुआ है तो इसकी एरिया कितनी है? इतनी सी। जब ये लेटा हुआ था तो इसकी एरिया कितनी थी? इतनी सी। यानी कि जब एरिया कम हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दबाव था वो क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। एक चीज़, चलिए अभी सबको बस सुनते रहिए, समझते रहिए, बाकी ये सब तो क्लियर हो ही जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट, ऑल दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन द टर्म्स ऑफ एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। दिस एस्पेक्ट ऑफ फोर्स डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो देखिए, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है फोर्स की वजह से, लेकिन फोर्स तो चाहे हम सोए रहें या खड़े रहें दोनों में लग रहा होगा। अब ये भी सोचना है कि क्या फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। हाँ, फोर्स एरिया पर बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो उसमें फोर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब आप समझ लीजिए कि आपको एक ये बड़ा सा बोर्ड लेके जाना है और किसी को एक छोटा सा बोर्ड इतना सा लेके जाना है। कौन सा बोर्ड आसानी से लेके जाया जा सकता है? छोटा वाला ना।
कुछ यही केस है, यानी कि जब हम एरिया बड़ा करते हैं तो मेरी फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर मतलब फिक्स एरिया पे फोर्स लगाते हैं तो उसे हम फोर्स ना करके एक नया टर्म देते हैं और उस टर्म का नाम है प्रेशर। अब ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं एक बार फिर से। जब हम किसी पर्टिकुलर फिक्स एरिया पे फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए वैसे यहाँ पे तो कर नहीं सकते, खैर फिर भी देखिए ये है हमारा मार्कर। जब हम इससे पर्टिकुलर यहाँ पे दबाएंगे कस के, यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक जगह लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लग रहा है ना। जब फोर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, प्रेशर कहते हैं। तो देखिए प्रेशर क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड एरिया ऑन विच इट एक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। कुछ नहीं, सब बेकार है, आप यहाँ से लिखेंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। हाँ, फोर्स जब किसी पर्टिकुलर फिक्स एरिया पे लगता है तो वही प्रेशर कहलाता है। अब समझ लीजिए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, मान लीजिए आपके पास एक बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड का लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 मीटर स्क्वायर आता है ना। एरिया पे स्क्वायर नहीं पड़े, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास एक बोर्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 1 मीटर है और मान लीजिए आपने इस पर कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना, 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया आपने, तो ये जो फोर्स लग रहा है यही फोर्स क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर। इसी को हम प्रेशर कह देते हैं। यानी कि हाँ, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया होता तो प्रेशर कितना आता, 50 पास्कल। अब पास्कल क्या है वो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे, फिलहाल उस टाइम पे प्रेशर कितना आता, 50 यूनिट। 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम 40 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो बताइए प्रेशर कितना लगेगा, 40 यूनिट। क्लियर है। चलिए, ये तो रही एक बात। अभी हमने देखा कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम पर यूनिट बोलते हैं ना, इसका मतलब हम डिवाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिवाइड की। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, इसको हम पर यूनिट बोलेंगे, एरिया। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स अपॉन एरिया। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, नहीं है ना। चलिए अब देखिए हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। आपने ये चीज़ मैथ्स में पढ़ रखी होगी ना, x के पावर m को अगर नीचे लेके आना है तो हम क्या करते हैं, 1/x के पावर -m। पढ़ रखा है या नहीं, अच्छा नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं, आप ध्यान रखेंगे, हमेशा आपके काम आएगा ना। x के पावर अगर मान लीजिए दिया 1/x के पावर 3 दिया है और आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखते हैं, x रेज़ टू द पावर -3। यानी कि जब कोई भी पावर वाला टर्म आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो वो टर्म का जो पावर है अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए मान लीजिए आपके पास है 1/x टू द पावर 7 और आप इसको ऊपर लेके जाकर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको x टू द पावर -7। हाँ, सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि ये टर्म नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए यहाँ अगर ये पॉजिटिव था तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, 1/y रेज़ टू द पावर -9। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा बताइए फटाफट। हाँ, देन इट विल बिकम y टू द पावर 9। क्यों, ध्यान से देखिए, जब ये नीचे था तो इसका पावर क्या था, माइनस में था, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1/z टू द पावर -6। बताइए ऊपर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, z टू द पावर 6। अब थोड़ा सा रिवर्स केस, z टू द पावर -7।
अब हम इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1/z⁻7 लिख सकते हैं। यहाँ माइनस था, जब ये नीचे जाएगा तो चेंज होगा, -7 से क्या हो जाएगा +7। ऐसे ही लास्ट p⁻12 को नीचे लेके जाकर लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे 1/p⁻−12, क्योंकि यहाँ +12 था तो यहाँ -12 हो गया। समझ में आ गया होगा ना? हाँ, अब इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा कराएंगे तो सारा का सारा टाइम इसी में बीत जाएगा। तो आइए देखिए, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो एरिया की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे ये मीटर स्क्वायर कहाँ है, नीचे। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, हाँ, तो बताइए क्या हो जाएगा, m⁻² हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि नीचे से ऊपर लेके गए इसलिए -2 हो जाएगा। ये है इसकी SI यूनिट, दिस इज इट्स SI यूनिट। लेकिन एक और यूनिट है, अब जब भाई साइंटिस्ट ने सब कुछ बताया, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते ना। उनका नाम था पास्कल। क्या नाम था? पास्कल। उन्होंने कहा भाई हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आप लोग कुछ कर दीजिए। तो क्या कहा गया कि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, आज से हम इस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को पास्कल भी कह सकते हैं, और हम पास्कल ही कहना शुरू कर दिए। तो एक्चुअली पास्कल और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, सो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही है ना न्यूटन। इसको अभी हम बताए थे क्या पढ़ते हैं, पर यूनिट, इसको मीटर स्क्वायर। हम इसको पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों ही सेम चीज़ें हैं। पास्कल नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, इसलिए इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? चलिए, अगर बात समझ में आ रही है तो यहाँ से अब अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी। ये सिंबल याद है, यहाँ देखिए ये वाला, हाँ, इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल। देखिए प्रेशर कहाँ है, ऊपर। फोर्स भी कहाँ है, न्यूमरेटर में। तो हम क्या बोलेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या बोलेंगे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि जब हम फोर्स बढ़ाएंगे, ये देखिए इंक्रीज का सिंबल है ना, व्हेन वी इंक्रीज द फोर्स प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। हाँ, जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब ही यही होता है। अभी तो नहीं, लेकिन 9th क्लास में आप लोग को बहुत काम का ये है, इसलिए हम आपको अभी ज़्यादा डाल रहे हैं, ठीक है। जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आप ऐसे सोचिए, अगर मैं फोर्स को कम कर दूं तो देखिए प्रेशर क्या हो जाएगा, हाँ, प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं, इफ फोर्स इज डिक्रीजिंग देन प्रेशर विल बी ऑल्सो डिक्रीजिंग। दैट्स इट, सिंपल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल का रिलेशन हमें निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब आप हमें बताएंगे प्रेशर और एरिया में रिलेशन। अब बताइए प्रेशर क्या है, न्यूमरेटर में बिलोंग करता है, यानी टॉप पे है। एरिया कहाँ है, डिनोमिनेटर यानी कि बॉटम पे है। तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का? यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। जब हम 1 करके कुछ लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर ये इसको आपने कह दिया अच्छा तो इसको बुरा लग जाएगा, अगर आपने इसको अच्छा कह दिया तो इसको बुरा लग जाएगा। बात सही है? चलिए, अगर ऐसी बात है तो देखिए, पहली बात आपको ये समझना है, ये जो सिंबल है इस केस में इसे हम बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों ऊपर होते तो क्या बोलते हैं? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अभी ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
अब हमें बताइए, अगर प्रेशर लेफ्ट साइड में जाता है तो एरिया लेफ्ट में जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। वो सब नाराज है ना एक दूसरे से। ये लेफ्ट तो ये पक्का राइट ही जाना है। यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान से समझ के बोलिएगा, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो बताइए एरिया क्या होगा? एरिया भी बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, एरिया घट जाएगा। अब फिर से नहीं समझ में आया ना? फिर से देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू ठीक उसके उल्टा, ये बड़ा हो रहा है तो ये छोटा होगा, अगर ये छोटा हो रहा है तो ये बड़ा होगा। अब बताइए, अगर मैं एरिया को बड़ा करूं, इसको मैं बड़ा करूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा फिर? हाँ, प्रेशर छोटा हो जाएगा, फिर प्रेशर नाराज हो जाएगा। ये चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं आपको? तो बस फिलहाल आज तो आप इतना ही नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में अभी इस पर काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करने हैं इस पर, तो हम और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है? टिल दैट, थैंक यू सो मच।